स्टार्ट करें। चलो तो कल हम लोग जितना क्वेश्चन देखे थे उसके अलावा जो बच गया सबको एक बार जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था, सेकंड क्वेश्चन बन चुका आप लोगों से। ठीक, देखते हैं। चलो, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज कितना दिया हुआ है? 2.25, 25 नहीं पढ़ते हैं, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो, मीन्स हमारे पास गिवन दैट में क्या है? सबसे पहला चीज क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब हम बोल सकते हैं क्या? वी डब्ल्यू। कितना है वी डब्ल्यू? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर क्या? इफ द स्पीड ऑफ लाइट, कहां पर -1 है? अच्छा, ये देखो, मीटर पर सेकेंड। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मीटर, इसको जब ऊपर लागो तो क्या हो जाएगा? -1। ये पढ़े हो ना, 1/x इक्वल टू क्या होता है? x की पावर -1, इसलिए ऐसा लगता है। ठीक है। फिर दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? c से, है ना। ये नहीं देगा तो भी चल जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और हमें पूछा क्या गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ वाटर, मतलब NW इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सीधे ही, तो क्या हो जाएगा? NW इज इक्वल टू C/V/m। C कितना है? C है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.25 इंटू 10⁸। ठीक है। देखो, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10⁸ तो क्या हो जाएगा? दोनों साइड से कैंसल आउट हो गया, है ना, डिवाइड हो गया। अब बचा क्या? यहाँ पर बचा यहाँ पर 3। और अगर मैं इसको डेसिमल को हटा के लिखूँ तो क्या हो जाएगा? 225 अपॉन में क्या हो जाएगा? ये 100। ठीक है। क्यों 100 हुआ? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 0 यहाँ से निकला। हाँ। फिर अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ से ये मेन अपॉन है, और अपॉन का जो अपॉन रहेगा वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया क्या? 3 रिवर्स होके क्या हो जाएगा? ये 100 ऊपर चला गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 225। अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो देखो, सबसे पहले 3 से जा सकता है ये, तो 3 बन जा 3, और ये कितना हो जाएगा? 45। 45 कैसे होगा? 3 7 जा 21, और 3 7 21, और क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15। ठीक। फिर देखो ये क्या हो जाएगा? 5 से चला जाएगा, 25 से कर दो सीधा, तो ये क्या हो जाएगा? 25 कितने बार में? 3 टाइम्स में, और ये कितने बार में चला जाएगा? 4 जा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 4/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.33। तो ये आंसर इसका। ठीक है। इसमें कल आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये रिवर्स क्यों होता है करके, है ना। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो हमारे पास क्या है? A/B है। ठीक है। और हमारा जो मेन अपॉन है ना, जैसे ऊपर को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि न्यूमरेटर भी क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में, डिनोमिनेटर भी क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो हमारा मेन अपॉन क्या है? ये जो पिंक लाइन दिख रहा है। और डिनोमिनेटर के प्लेस पे अपन ले लेते हैं क्या? x/y है। ये है x/y। इसी को हम लोग क्या कर देते हैं? x/y ऐसे भी लिख देते हैं। देखो इसी को A/B, और इधर पे क्या हो जाएगा? ये x/y ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये अभी डिवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये लाइन डिवाइड कर रहा है। बट हम इसको, इस डिवाइड लाइन को हटाना चाहते हैं। तो हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना। इसी को मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ। देखो A/B, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिवाइड को। तो मैं डिवाइड लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा? x/y। अब इसको अगर हमको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करना है तो हम कैसे करेंगे? A/B को कुछ नहीं कर सकते, और इस डिवाइड को अगर हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ से देखो x/y को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? y/y।
x। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इसी को मैं एक स्टेप में हमेशा बोला करता हूँ, इसको हम क्या करते हैं, नीचे वाले को रिवर्स करते हैं करके। तो देखो वही हुआ ना, a अपॉन बी, और इसको मैं रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। समझ पाए? तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, नीचे में जो भी रहता है उसको रिवर्स कर देते हैं। जैसे मान लो अब ये सभी के सभी क्या हैं, ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, मतलब ऊपर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, नीचे भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हमको ये चीज़ तो समझ आ गया। लेकिन मान लो कभी ऐसा नहीं रहेगा, ये जो भी हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, तो न्यूमरेटर एक सिंगल फॉर्म में है, मतलब ये a है बस, और इधर पे क्या है, x अपॉन वाई है, ऐसा। ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन लाइन हो गया जो a है, और नीचे क्या हो जाएगा, y अपॉन जेड। हमको अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग देखे ना कि a में क्या वैल्यू पुट किए, a में हमने देखा 300 था, नीचे क्या था, सॉरी 300 नहीं था, a में क्या था, 3 था, और यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है, जो भी हम भी करेंगे इसको। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, ये डिवाइड का लाइन है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय x अपॉन वाई। अब डिवाइड को मैं चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा a इंटू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो फाइनली क्या मेरा मिला मेरे को, a इंटू वाई अपॉन एक्स। समझ आया? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो अपॉन का अपॉन है उसको रिवर्स कर दो, ऊपर चला जाएगा। समझ आया? एक चीज और देखते हैं, थर्ड कंडीशन जो बन सकता है, मान लो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मीन्स a अपॉन बी है, जैसे हम पुट करते हैं ना कभी, मान लो यहाँ पर n की जगह पे क्या है, 4/3 है, ऐसा कुछ है ना, और d की जगह पे क्या, एक सिंगल नंबर होगा, तो हम इसको मान लेते हैं x है। तो अब ऊपर वाला क्या हो गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में हमको पुट करना पड़ा है, नीचे क्या है, एक कंप्लीट इंटीजर है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो a अपॉन बी, और यहाँ ये हो जाएगा क्या, डिवाइड, और डिवाइड हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x रहेगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, डिवाइड को फिर से मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ये हो जाएगा a अपॉन बी, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो मैं रिवर्स करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स, और फाइनली देखो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इंटू एक्स। तो इसको मैं क्या बोला करता था आप लोगों को, कि कुछ नहीं करना है, अपॉन का अपॉन है तो इस अपॉन को बस नीचे ला दो। अब समझ आया ऐसा हम क्यों बोलते हैं? इतनी इतनी सारी चीज़ों को हम अपने माइंड में अपने आप कर लेते हैं, इसीलिए डायरेक्टली इन चीज़ों को हम लोग रिजल्ट को बोल देते हैं। जब यहाँ पर फ्रैक्शन में, दोनों फ्रैक्शन में है, क्या करेंगे, नीचे वाले को बस क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक, अगर मान लो सिर्फ नीचे हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो जो उसका अपॉन का अपॉन है उसको कहाँ ले चलेंगे, ये ऊपर ले चलेंगे। ठीक है, और अगर न्यूमरेटर में अपॉन का अपॉन है तो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं? कोई डाउट इसमें कहीं पे? ठीक, ये क्वेश्चन देखो, क्या था क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6.5 इफ इट्स स्पीड इन एयर इज 3, कितना है, 3 लाख है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर खुद ही बता दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी इसको बोल सकते हो करके। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आप लोगों के साथ बन गया है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में सबसे पहला चीज जो गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, नहीं पता मीडियम क्या है, तो हम सीधे ही क्या लिखेंगे, गिवन दैट एनएम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एनएम इज इक्वल टू 6/5। और क्या हमको पूछा क्या गया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब वीएम हमको पूछा गया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर c इक्वल टू कितना है, c इक्वल टू है ये 3 लाख, 3 लाख यूनिट क्या है इसका, किलोमीटर पर सेकंड, बट हमको रखना किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। तो इसी को अगर हम चेंज करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 2 3 4 5, और 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, 1000, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, कितना जीरो है, देखो 8 टाइम्स जीरो है, तो हम लिख लेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ऐसा दिया रहेगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना, हालांकि यहाँ पर तो दोनों ही चीजें दे दिया गया है, देखो ये भी दे दिया गया है और ये भी दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ इतना ही दिया रहता तो भी हमको कंफ्यूज होने की बात नहीं थी। ठीक,
फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है, एन एम इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम, यही होता है ना। फॉर्मूला को जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर ले आऊं ट्रांसफर करके वी एम को, ये हो जाएगा वी एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन एम। कोई डाउट है, वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। हमेशा मीटर पर सेकेंड में ही रखेंगे वैल्यू को हम, और एन एम की प्लेस पे कितना है 6/5। अब देखो मेन अपॉन हमारा क्या है, ये वाला है, और ये अपॉन का अपॉन है तो क्या होगा, रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा। तो 3 इंटू 10⁸ इंटू रिवर्स हो क्या आएगा, ये बन जाएगा क्या 5 और 6। क्लियर। तो ध्यान से देखो 6 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 3 से, तो 3 1 जा और 3 2 जा। अब क्या बचा 5, तो 5 को अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 1 जा और 2 5 को हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है यहाँ पर, एन एम इक्वल टू, सॉरी एन एम नहीं हमको चाहिए वी एम ना, तो वी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हमने क्या रख लिया था, मीटर पर सेकंड। तो हमारा फाइनल यूनिट भी क्या आने वाला है, मीटर पर सेकंड, और आंसर क्या हो जाएगा 2.5। 2.5 क्या हो जाएगा इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो अगर हम चाहेंगे ना तो इसका यूनिट चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पीड को किलोमीटर में दिया है, तो हम चाहेंगे तो किलोमीटर के फॉर्म में रख सकते हैं। तो किलोमीटर के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 30 को इसको पास ले चल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 30 इसके पास आ जाएगा, तो 50 किधर चला जाएगा, इसके पास। तो 50 में जब एक जीरो इसका क्या कर देगा, डेसिमल को शिफ्ट करेगा, तो ये कैसे बनेगा देखना जरा, 2.5 इंटू 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 50 को यहाँ दे दिए और 30 को इसका किलोमीटर बनाने के लिए दे दिए, समझ आया, तो किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। या फिर आपको थोड़ा डिटेल में करना है तो मैं इसको पहले इतना रखने के बाद आगे कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना, ठीक है। ये हो गया, कितने जीरो हो गए, ये 5 और 30 को हम लोग अलग कर देते हैं 10⁻3, और यूनिट अभी क्या रखते हैं, मीटर पर सेकंड इतना ही रखते हैं। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, वी एम इज इक्वल टू, इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। एक जीरो यहाँ पर इसका डेसिमल को शिफ्ट करने में चला गया, तो कितना जीरो बचा 4 तो 1 2 3 4 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻3 को हम बोल देंगे किलोमीटर, तो हो जाएगा क्या, कुछ नहीं इसको हटा देते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सीधा हो जाएगा क्या, किलोमीटर पर सेकंड। ये भी आंसर लिख सकते हैं, समझ आया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2,50,000, ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यूनिट बदल गया क्या, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास, गिवन इफ होना चाहिए है ना, गिवन दैट होना चाहिए, ये जो भी हटाओ, इसका कुछ गलत लगा मेरे को, गिवन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इसका जरूरत नहीं है, गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहला दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, तो एन जी लिख देते हैं अपन, कितना है 1.65, और क्या गिवन है स्पीड ऑफ लाइट मतलब c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पूछा क्या गया है स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास मीन्स v g इज इक्वल टू क्वेश्चन है। क्लियर है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होगा एन एम इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम, बट यहाँ पर हम g लेके चल रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे, g बोल देंगे। क्लियर है, तो ये क्या होगा वी जी इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर लेते इसको तो c अपॉन एन जी हो जाएगा। ठीक, वैल्यू पुट करें इधर तो ये हो जाएगा क्या, c की प्लेस पे
3 इंटू 10 की पावर 8 और एनजी की प्लेस पे 1/1.65। देखो फाइनली इधर लिख सकते हैं Vg इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 और अपॉन में इसको मैं जब चेंज करूंगा कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा नीचे, और ऊपर में क्या चला जाएगा इंटू 100। क्लियर है? अब डिवाइड करके देख लेते हैं कितना होगा। 3 1 जा और ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 3 5 जा। ठीक, फिर अब ये 5 से जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 5 11 जा और ये 5 कितना हो जाएगा ये 20 टाइम्स। अब फिर से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो कैसे डिवाइड होगा 11 1 जा और ये Vg इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं। देखो 11 कितने बार में जाएगा ये 1, फिर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 कितने बार में जाएगा 8 टाइम में जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 8 में चला गया तो 88, तो 2 टाइम जाएगा, फिर से 1 जाएगा, तो ये इतना में काफ़ी है। तो 1.81, फिर 1 में गया तो इसके बाद फिर से क्या आ जाएगा 20 में एक बार गया तो फिर से 9 आ जाएगा, तो 9 आएगा तो फिर से 8 टाइम जाएगा, ऐसे इंटू 10 की पावर 8। इसको हम चाहेंगे तो राउंड फिगर में लिख सकते हैं 1.8। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है, तो राउंड फिगर में क्या लिख लेंगे इसको 2 लिख लेंगे, और ये 10 की पावर 8 यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। समझ आया? तो ये आंसर है। क्या है आंसर हमारे पास 1.82। हाँ ठीक, तो 1.82 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सही है। ठीक आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। क्या दिया है देखो, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब हम अगर डिटेल में लिखना चाहें तो NGA दिया हुआ है। क्लियर है? कितना है 1.5। और हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब NAG दिया गया है। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या जानते हैं, वी नो दैट हमें क्या पता है कि भाई NAG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/NGA। समझ आया? तो अगर इसका वैल्यू 1.5 है तो हम क्या लिख सकते हैं 1/1.5। और फाइनली देखो क्या आने वाला है NAG इज इक्वल टू 1/1.5 को लिख लेंगे क्या 15, और ऊपर कहाँ चला जाएगा n चला जाएगा। तो इसको अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, ये 5 से जा रहा है ना ये, तो 2 और ये क्या हो जाएगा 3, मीन्स ये हो जाएगा 2/3। और 2/3 को हम क्या लिखेंगे डिवाइड करके 0.66। ऐसे ये बहुत सारा 6 जाएगा तो हम क्या लिख लेंगे 67 लिख सकते हैं, 0.67। तो फाइनल आंसर आ गया NAG इज इक्वल टू 0.67। कोई डाउट इसमें कहीं पे? ठीक है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बन चुका है क्या, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो आप लोगों से नहीं बना। हाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट कहाँ कहाँ जा रहा है, एयर टू ग्लास, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। क्या गिवन है फिर हमको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, गिवन दैट
एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमको गिवन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, और क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब एन जी इज इक्वल टू 1.5। अब बोल रहा है ये कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, देखो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, लाइट जा रहा है एयर से ग्लास में। अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो इस तरह से बनेगा, ये क्या है एयर और इधर पे क्या है ग्लास है, तो लाइट क्या है इधर से इधर चलेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या बन जाएंगे, एक क्या बन जाएगा, एक नॉर्मल बनेगा। अब नॉर्मल है तो रेयर से डेंसर में जा रहा है ना, तो लाइट किधर हो जाएगा, इधर ना जा करके ये ऐसे करके इधर बेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये हमारा पहला मीडियम हम बोल सकते हैं N1 और ये क्या हो जाएगा सेकेंड मीडियम N2। तो हमारा सेकेंड मीडियम क्या है, ग्लास, जहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। अब देखना, अगर मैं इसको एन जी इक्वल टू साइन के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस आर का वैल्यू, आर का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ रीअरेंज करता हूँ। साइन आर को मैं इधर ले आता हूँ, साइन आर को, साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन, इसको मैं लिख दूंगा एन जी। कोई डाउट है यहाँ तक में। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो इसको साइन आर ही रखते हैं और ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा ये 1.5। कोई डाउट है इसमें। देखो आगे सॉल्व करते हैं। साइन आर को अभी कुछ नहीं करेंगे, साइन आर को साइन आर ही रख लेते हैं। अब जो साइन 60 डिग्री है ना, इसका वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेंगे आगे चल के, √3/2। और ये क्या है 1.5। क्या 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 3/2 को डिवाइड करेंगे तो ये छोटा छोटा कैलकुलेशन है ना जो हमको पता ही होना चाहिए, है ना। मैं इसको ऐसे कवर कर देता हूँ। देखो 1.5 और 3/2 दोनों में क्या अंतर है, सेम भाई। 3/2 को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा इसका आंसर, 1.5 आएगा ना। तो क्या हम लोग 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका ये है, कुछ चीजों को आप लोग सीधा दिमाग में रखा करो। ये हो जाएगा 3/2। अब देखो अपॉन का अपॉन दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। क्या लगाना है, बार कहाँ है, ये रूट है, रूट, ये रूट है। रूट का रूट इस लगा है क्योंकि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यही बार वाला है ना, 3/2, √3/2 ठीक, बार नहीं है रूट है। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं इधर, साइन आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3/2 और रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2/3। 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या आ जाएगा √3/3। क्लियर है। देखो अब हो जाएगा ये साइन आर इज इक्वल टू, एक बढ़िया चीज समझ रहे हैं यहाँ से, मैं ना जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो एक वेराइटी का ये क्वेश्चन ही है, समझ लो। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन को जब आगे पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है करके। यहाँ से समझ लो कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में √3 और नीचे क्या हो जाएगा 3। ठीक, हमेशा याद रखना हम कोशिश ये करते हैं कि इसको सिंपल फॉर्म में रखें, मतलब जहाँ भी रूट है वो एक जगह पर है, दोनों जगह पे ना रहे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ √3 और इस 3 को भी मैं क्या √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 बार रूट मिलता है तो वो कैंसिल होकर के एक प्रॉपर इंटीजर दे देता है। तो एक तो कैंसिल हो गया, ये तो बचा क्या, ये 1/√3। अब 1/√3 साइन में कब आता है ये हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ √3 की वैल्यू पुट करके, हाँ। तो नहीं नहीं नहीं, उतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है।
उतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आंसर ले लिया है, मैं तो थोड़ा आगे ही चला गया था, इतना ही आंसर है इसका, हो गया, कोई टेंशन का बात नहीं है, बस इतना ही आंसर हो गया है, और आगे करने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, तो ये साइन आर का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 1/√3। लेकिन हमें आर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे। जब साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ चला गया, अपना साइड चेंज कर दिया तो इनवर्स हो गया, वापस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, और 1/√3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसमें आपके लिए ये नया चीज है, जब हम साइन को ट्रांसफर करेंगे, कॉस को ट्रांसफर करेंगे, तो उसको ट्रांसफर करके एंगल निकालने की कोशिश करेंगे तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कैसे इनवर्स हो रहा है समझ रहे हो कि नहीं थोड़ा बहुत। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर देखूं x इक्वल टू क्या है, y, ऐसा ले लेते हैं, एक्स जेड इक्वल टू वाई इंटू क्यू है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं चाहता हूं कि इस x को कहाँ लेके चल दूं, राइट साइड में चल दूं, तो वो x इनवर्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, देखो z इक्वल टू, अगर मैं x को नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, y इंटू क्यू अपॉन x होगा। अब इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई क्यू इंटू एक्स की पावर -1। समझ आया। ऐसे ही हम जब एंगल को कैलकुलेट करने के लिए तो शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक के पहुंच गए होगे ना तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये स्टेप थोड़ा सा आपके लिए नया है। यहाँ तक के लिए आए होगे तो भी हमारा आंसर सही है, यहाँ तक पहुंच गया होगा तो भी ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ तक सिंपल करके लाना रहेगा। और फाइनली आर का वैल्यू ये मिल गया, कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट, यही लास्ट क्वेश्चन है क्या, अच्छा और भी है, चलो इसको देखें आप। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बी 1.33, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइट जब एयर से वाटर में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम कहां से कहां, एयर टू वाटर, मतलब एयर टू वाटर में जाएगा तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, वाटर का, क्योंकि सेकंड कौन सा है, वाटर, तो ये हो जाएगा NWA इज इक्वल टू 1.33। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम, कहां से कहां जाएगा बोल रहा है, वाटर टू एयर, तो सेकंड क्या हो गया, एयर, मींस हमें ये पूछ रहा है NAG कितना होगा। समझ पाए कि नहीं, सॉरी जी कहां से ला दिया मैं, NAW है ना, ये पूछ रहा है। ठीक, क्या लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, या रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल लगेगा। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट NAW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/NWA। देखो मेरे को जो चाहिए उसको मैं पहले लिख रहा हूं, और उसको जो गिवन है उससे रिलेट कर दिया, तो ये हो जाएगा क्या, 1/1.33। अब देखना कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप थोड़ा रिलेट करना सीखो, थोड़ा दिमाग लगाना सीखो, चीजें आसान हो जाएंगी। अगर 1.33 को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे और इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 133/100 है ना। फिर उसको सिंपल करने के लिए कैंसल आउट करने की कोशिश करोगे तो अंतिम में आप जो है उसको थक हार जाओगे और एकदम बेकार टाइप का आंसर लाओगे। लेकिन देखो यहाँ पर बढ़िया बात, 1.33 हमारा एक आंसर आया था कोई क्वेश्चन का, आपको याद होगा तो, है ना। ये है कब आया था, किसको डिवाइड किए थे तो, लेकिन 4.3 का क्या एग्जैक्ट आंसर है 1.33, नहीं, वो और 1.3333 जाते रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं हो, समझ आ रहा है। लेकिन हमने क्या किया है, राउंड फिगर में 2 ही डिजिट को लिखा हुआ है, तो इसको मैं वापस अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा इसको, तो कभी ये एग्जैक्ट ये देगा क्या, नहीं देगा, समझ आया। तो हम यहां से यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम उतना दिमाग लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर जाना है हमको तो फिर बार में जाना पड़ेगा। बार का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा,
अगर मैं सही तरीके से लिखना चाहूँ तो ये 1.33 का बार होगा कि नहीं होगा। फिर बार के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बार को डेसिमल में कैसे डेसिमल से फ्रैक्शन में काउंट करते हैं वो वाला तरीका लगाना पड़ेगा। तो भाई हम लोग का डेसिमल फ्रैक्शन थोड़ी पढ़ रहे हैं कि इतना दिमाग यहाँ पर लगाएं, नहीं लगाएंगे। तो मैक्सिमम टाइम ऐसे कैलकुलेशन हमको यूज होते हैं, तो हम पूरा दिमाग में रख लेंगे कि 4/3 कभी भी डिवाइड होगा क्या आएगा 1.33। तो 1.33 को हम रिवर्स क्या कर देंगे 4/3। समझ आ रहा है। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना शुरू करो, कैलकुलेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब आप लोगों को सॉल्व करने के टाइम पे कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सीधे ही लिख देंगे इसका आंसर। क्या क्या लिखेंगे इसका आंसर, सीधे ही 4/3। 1.33 को क्या मैं 4/3 लिख सकता हूं। ठीक, अब इसको क्या करूंगा, वापस रिवर्स कर दूंगा। कर दू रिवर्स, ये क्या हो जाएगा देखो 1 इंटू ऊपर क्या चला जाएगा 3, नीचे क्या आ जाएगा 4। तो हमें आंसर मिल गया है क्या, क्या मिल गया आंसर 3/4। और 3/4 को मैं क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 0.75। देखो है ना 0.75। ठीक, चलो तो ये हमारा आंसर है। कोई डाउट कहीं पे। कितने लोग यहाँ तक पहुंच के इसको ऐसा इसको सॉल्व किया है, आंसर ये वाला एग्जैक्ट आया है। तो क्या किए, पूरा डिवाइड करके लाए हो क्या उसको, बहुत मेहनत लगा होगा। ठीक, 133 को क्या किए, हाँ 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 ठीक, मतलब मेहनत बहुत किए हो ना आप लोग, नहीं किए हो आप ज़्यादा मेहनत। हाँ 2 मिनट का काम था, कैलकुलेटर यूज़ किए हो क्या। अच्छा, हाथ से कर लिए, ठीक। तो 0.75 आ गया ना एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन क्या इससे भी जल्दी हुआ था। ये सब तरीके हैं जो आपको आगे चल के हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसा करने से ना हम क्या होता है, अगर वापस हमको जल्दी कैलकुलेट करना है तो फिर इसको 1.3 बार लेना पड़ेगा। और बार में क्या होता है, जब हम नीचे उसको करते हैं तो फिर 9 आता है ना, याद है डेसिमल से फ्रैक्शन का कन्वर्जन। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, देखो अगर मैं लिखता हूँ 2.5, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे आप 25 अपॉन क्या हो जाएगा 10। लेकिन मैं इसी को ऐसा लिख दूं 0.3 और यहाँ पे बार लिख दूं, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे 3/9। समझ आया, 3/9 आप करके भी देख सकते हो वापस, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 1/3। अब 1/3 को आप डिवाइड करके देख लो क्या आएगा इसका आंसर 0 पॉइंट, तो 0 उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। क्यों स्क्वायर लोगे, नहीं स्क्वायर नहीं लेना है। ये कहाँ कहाँ इतना खतरनाक दिमाग लगाते हो भाई। लो मैं इसको ऐसा कर दिया तो 0.7 कर दिया बार। अब बताओ अब क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 7/49 कर देंगे क्या, नहीं करेंगे। इस बार की वजह से हमेशा क्या आता है 9 आता है। हाँ क्यों आता है, अगर आप लोगों को मैं छोटे क्लास में पढ़ाया था तो वहां पर जरूर बताता, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो एक वहां पर लेस हो जाता है। लेकिन इतना हमको टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, इसको डिवाइड करके देख लो वापस आपको यही मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये पहले बार में 0 से जाएगा, ठीक, फिर 70 हो गया। अब डिवाइड करो 9 का टेबल पढ़ो कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63। तो कितने बार में चला गया 7 टाइम में, ठीक 63। अब 70 से 63 को घटाओ कितना आ जाएगा 7, फिर 70 हो गया, फिर 70 को डिवाइड करो 63 7। कभी खत्म होगा क्या, तो जब कोई खत्म नहीं होता तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, बाहर से खत्म कर देते हैं, ये ऊपर टोपी पहना देते हैं उसको। समझ आया। लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हम अपने कैलकुलेशन में ये टोपी लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए हम यहां से यहां पहुंचना चाहेंगे तो वापस इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 0.7 है, तो बस कुछ नहीं करेंगे 7/10। अब बताओ हमारा एक्चुअल में वैल्यू क्या था 7/9, लेकिन हम अपने तरीके सॉल्व कर रहे हैं, बार नहीं लगा रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं 7/10। तो डिफरेंस तो आएगा ही ना। वही डिफरेंस हमारे थोड़े से टाइम को क्या कर देता है, खराब कर देता है। समझ आ रहा है ना। तो इसलिए हमको कुछ चीज़ों को ध्यान में रख लेना है जिससे बन जाएगा अच्छे से।
नेक्स्ट चलें, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया है, 3 × 10⁸, जो कि हमेशा से पता ही है। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब देखो बढ़िया बात बताऊं, अभी हम लोगों को मजा आ रहा है कि खाली मीटर पर सेकंड इतना ही बोल रहे हैं, लेकिन ना 2 महीने बाद में अचानक से पूछूंगा ना कि बताओ स्पीड का यूनिट क्या है करके, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम उतनी सिंसियरली चीजों को अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अभी ये फ्लो में पढ़ रहे हैं ना, तो एक बाय डिफॉल्ट हैबिट बन गया कि मीटर पर सेकंड ही दिखा रहा है हर जगह पे, लेकिन उसको थोड़ा सा माइंड को बताओ कि मीटर पर सेकंड हर बार बताओ किसका यूनिट है, स्पीड का यूनिट है। किसका यूनिट है, स्पीड का यूनिट है। तब ये लंबे समय तक आपके दिमाग में रुक पाएगा ही नहीं, तो ऐसा ही होगा ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मैथमेटिक्स पढ़ते रहते हैं साल भर, लेकिन मैथमेटिक्स स्पेलिंग बताओ बोलेंगे तो नहीं बता पाते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये बस वैसी ही कहानी है, हम पढ़ते रोज है लेकिन कभी नोटिस नहीं करते हैं। अब सोचना शुरू कर दिए कुछ लोग है तो सही में स्पेलिंग क्या मैथमेटिक्स का कर गए। ठीक ठीक, नहीं पूछेंगे, चलो कोई बात नहीं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखो इन मीडियम एक्स, पहला मीडियम क्या है, एक्स। इन मीडियम एक्स इट्स स्पीड इज 2 × 10⁸। जो दिया है उसको हम लिखते चलते हैं। गिवन दैट, पहला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सी, या फिर हम चाहें तो वी ए भी बोल सकते हैं, बट सी ही बोलते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है, मीडियम एक्स में लाइट का स्पीड, इसको हम बोल देंगे क्या, वी एक्स। ये हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड इन मीडियम वाई, वाई में कितना है, वाई में है 2.5, तो वी वाई इज इक्वल टू 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है पहला स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या हो जाएगा, एन एक्स, और यहां पर हमें लिख दिया ए, एयर को सिर्फ ए लिख दिया। अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये nx अपॉन एन ए, यही होगा। लेकिन मैं अगर स्पीड के फॉर्म में इसको लिखूं तो ये उल्टा हो जाएगा ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा वी ए अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी वी अपॉन वी एक्स हो जाएगा। कोई डाउट इसमें कहीं पे। अब ये वी ए एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारे लिए सी होता है ना, तो सी अपॉन क्या हो जाएगा, ये वी एक्स। अब देखो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वी एक्स कितना है, वी एक्स है 2 × 10⁸। समझ पाए कि नहीं, ये दोनों को मैं सीधा क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। अब 3/2 का मतलब क्या होगा, 1.5। कोई डाउट इसमें कहीं पे, इसका यूनिट क्या होगा हिमाल, हो गया ये तो मेरे को पता था। ये क्या है, क्या है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका यूनिट कुछ है, कुछ ना कुछ बोलना ही, अच्छा सर पूछ दिए तो करके, है ना। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है जिनका यूनिट सेम होता है, तो सेम सेम यूनिट डिवाइड होके यूनिट लेस बन जाता है। पढ़े हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यूनिट लेस। ये आंसर है, आया है सबका, ठीक। सेकंड क्या बोल रहा है, ए वाई, एन ए वाई। देखो सेकंड है एन, यहां पर वाई, और इधर पे क्या है, ए, तो एन वाई ए। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा क्या, एन वाई अपॉन एन ए। लेकिन हमें चाहिए स्पीड के फॉर्म में, तो ऊपर क्या हो जाएगा, वी ए, और वी ए को क्या बोल देंगे, सी, और यहां पर देखो ये हो जाएगा वी वाई। क्लियर है, वैल्यू पुट करते हैं, कितना है वैल्यू, देखो इसका है 2.5, तो मैं यहां लिख लेता हूं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.5 × 10⁸। 10⁸ को तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। अब ये हो जाएगा कितना, 3
2.5 है, 2.5 को क्या मैं 5/2 लिख सकता हूँ, 5/2। 2.5 किसका आधा है, 5 का आधा, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ इसको, ये हो जाएगा कितना 5/2। 5/2 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2.5। ऐसे थोड़े से ना दिमाग में रखने की कोशिश करो। जैसे ऑड नंबर को अगर हम लोग हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 1.5 को हाफ करेंगे 7 को करेंगे 3.5, फिर 9 को करेंगे 11 को करेंगे 13 को करेंगे और 15 को करेंगे। समझ आ रहा ना, ऐसे याद रख लो, थोड़े कुछ चीजों को जल्दी जल्दी करना सीख जाओ। तो ये 2.5 को हम क्या लिख दिया 5/2, और ये ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया तो मैं लिख दूंगा 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। समझ आया। अब ये हो जाएगा क्या 6/5, क्या हो जाएगा 6/5। और बढ़िया बताऊं, देखो और अच्छा चीज बता रहा हूं मैं, हमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा ना, लेकिन कोई 5 का मल्टीपल है ऊपर में क्या नहीं, तो हमारा टाइम पास करेगा ये। तो देखो जब भी 5 रहे नीचे में ना, तो उसको क्या कर दो पता है 10 बना दो। कैसे 10 बनाएंगे, मैं इसमें ये हो जाएगा क्या 6, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए क्या 2, नीचे भी क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा कितना 12, और ये हो जाएगा 10, और आंसर आ गया क्या 1 ये टाइम आपका बचाएगा। कैलकुलेशन में दिमाग को ना कम लोड पड़ता है इन चीज़ों से। हम अपने दिमाग को ऐसे अगर मल्टीप्लाई करने में खर्च कर देंगे ना, तो बाकी क्वेश्चन के लिए हमारे दिमाग के पास एनर्जी नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट हम इस तरह से कर लिया करेंगे, ठीक है। चले आगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या दिया है, थर्ड हमको चाहिए nxy, क्या चाहिए, उल्टा बोल दिया nyx है ना। तो ये हो जाएगा n, पहले किसको बोलेंगे y को, फिर ये बोलेंगे x को। अब देखो जरा, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं तो क्या हो जाएगा ny अपॉन, बट मुझे वैल्यू क्या गिवन है v दिया है ना, तो ये हो जाएगा vx अपॉन vy। तो पुट कर लेते हैं, vx कितना है, vx हमारे पास है 2 × 10⁸, सही लिख रहा हूं ना मैं। vy कितना है 2 × 10⁸। तो पहले 10⁸ कैंसिल हो गया, अभी कितना हो जाएगा 2 अपॉन, इसको देख लो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2.5 है ना, तो 2.5 को अगेन हम क्या लिख लेंगे 5/2। तो क्या मैं 2 को सीधा ऊपर लेके चल दूं, चल दिया ना। अब देखो क्या मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं, एक बार और 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी एक 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं क्या। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा श्रेया 6, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। पढ़ाई के मामले में ना डाउट करते रहा करो मेरे ऊपर, ठीक है। 0.8 ये आंसर है। तो हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक। तो क्या क्या कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं। अब हमारा बस एक टॉपिक और बचा,